नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो निश्चित रूप से विधिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही और काफ़ी मीडिया में भी चर्चित रहा। इस आधार पे इसे क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि एकमात्र सुशांत सिंह मर्डर केस या कहिए कि तथाकथित रूप से मर्डर जिसे सुसाइड कहा जा रहा है, इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, इसको इतना महत्व मीडिया क्यों दे रही है। हालांकि इसका अपना जो लीगल एस्पेक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका एक अलग महत्व है, लेकिन निश्चित रूप से सुशांत सिंह का जो केस था उससे हर युवा ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया। वो एक सामान्य मध्यम वर्ग से निकला हुआ लड़का था जो किसी बड़े शहर में जाकर अपने करियर को बनाना चाहता था। इस कारण से भी तमाम युवाओं ने अपने आप को उस कहानी के साथ आइडेंटिफाई किया। और जब हमने देखा कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े लोग उसके विरोध में आ गए और कहीं ना कहीं रीजनल बायस देखा गया इन्वेस्टिगेशन में, जबकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां ढंग से काम नहीं कर रही थी, निष्पक्षता से काम नहीं कर रही थी, इन सब कारणों से इसे काफ़ी मीडिया ने तूल दिया और पब्लिक ने भी काफ़ी अपनी आवाज़ को रेज़ किया इस इशू को लेके। और सबसे ख़ास बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इस ट्रांसफ़र पिटीशन को, जो कि रिया चक्रवर्ती ने दाखिल किया था, डिसाइड किया तो पब्लिक की आवाज़ को भी कंसीडर किया और जजमेंट में पब्लिक के कॉन्फिडेंस को महत्व दिया कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस है उसमें पब्लिक के कॉन्फिडेंस को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ और जुडिशरी पर बना रहे। तो चलिए हम इस मुकदमे के तथ्य के बारे में और इसके जो भी लीगल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सब ने बहुत इस केस के बारे में सुना होगा कि इसमें सुशांत सिंह की एक रहस्यमयपूर्ण स्थिति में सुसाइड की खबर आई। उसके बाद मुंबई पुलिस ने सेक्शन 176 में इसको एज ए सुसाइड दर्ज किया और उसमें इंक्वायरी अपनी शुरू की। कोई भी इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हुए FIR नहीं दर्ज की गई, जो कि साधारणतः धारा 154 CRPC में दर्ज होती है। इनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात डिसीज जो थे सुशांत सिंह, उनके पिता ने एक FIR लॉन्च की पटना में और इस FIR में उन्होंने जो धाराएं कोट की वो सेक्शन 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506 एंड 120B IPC थी। इसका मतलब है कि इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी था, थेफ्ट की भी धाराएं थी, कॉन्स्पिरेसी की धारा थी, चीटिंग की धारा थी और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धाराएं लगाई गई थी। और इस एप्लीकेशन के आधार पे बिहार पुलिस ने ये केस जो है पटना में इस FIR को दर्ज कर लिया। और इस FIR के दर्ज होने के बाद जुरिडिक्शन को लेके ये चर्चा शुरू हुई कि क्या बिहार पुलिस पटना में इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं। पटना से कुछ पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं मुंबई आ भी गए और अपनी जांच उन्होंने शुरू कर दी। इसके बाद इस मैटर में एक ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल हुआ जो कि रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 406 ऑफ द CRPC, जो कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताता है टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स। तो सुप्रीम कोर्ट का पावर है इसमें किसी केस को, वाद को या अपील को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये केस जो है 406 में रिया चक्रवर्ती ने इस FIR के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया और इस ग्राउंड पे फाइल किया कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ये FIR दाखिल हुआ है और इसलिए इस केस को मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि कॉज ऑफ जो ऑकरेंस है, ऑफेंस का ऑकरेंस वो भी मुंबई में ही हुआ है।
इसलिए जुरिडिक्शन मुंबई का बनता है, पटना का नहीं बनता है। इस ट्रांसफ़र पिटीशन में स्टेट ऑफ बिहार को कुछ काउंसिल रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूनियन ऑफ इंडिया को सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसमें हम शॉर्ट में ये भी देखेंगे कि क्या आर्गुमेंट प्लेस किया जो काउंसिल डिफरेंट पार्टीज़ के थे, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस केस को समझने के लिए और एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर हम प्रथम दृष्टिया देखें तो एक साधारण समझ जो विधि का रखते हैं उन्हें भी ये लगेगा कि जहाँ पर घटना घटी, जहाँ पे ऑफेंस कारित किया गया, वहीं पे जुरिडिक्शन लाई करता है। उस हिसाब से सुशांत सिंह का जो कथित रूप से सुसाइड है वो मुंबई में हुआ, इसलिए जुरिडिक्शन भी मुंबई का होता है, मुंबई पुलिस का होता है और उसको अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्योंकि इसमें पटना में एफआईआर दर्ज हो गई तो ये क्वेश्चन दो स्टेट के बीच में आ गया कि जुरिडिक्शन कहाँ का बनता है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट के काउंसिल थे उन्होंने अपने आर्गुमेंट में यही बातें कही कि क्योंकि ये ऑफेंस जो है मुंबई में कारित हुआ था इसलिए मुंबई पुलिस को जुरिडिक्शन है। और बिहार जो है, क्योंकि इसमें बिहार, स्टेट ऑफ बिहार ने बाद में इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया था, तो उन्होंने अपने आर्गुमेंट में ये भी कहा कि क्योंकि ऑकरेंस जो है मुंबई में हुआ है इसलिए जुरिडिक्शन मुंबई पुलिस का है और बिहार पुलिस को कोई, स्टेट ऑफ बिहार को कोई अधिकार नहीं था कि इस केस को वो ट्रांसफ़र करते सीबीआई को। उसके बाद हम देखेंगे कि जो के सिंह थे, फादर थे डिसीज्ड के, उनके काउंसिल मिस्टर विकास सिंह ने ये आर्गुमेंट प्लेस किया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो ठीक दर्ज हुई है और बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पावर है। और उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली जो स्टेट ऑफ बिहार ने सीबीआई में इस मैटर को ट्रांसफ़र किया है, सीबीआई को सुपुर्द किया है, वो अपने आप में उचित है। उन्होंने अपने आर्गुमेंट में दो और महत्वपूर्ण लीगल इश्यूज़ को रखा जो बहुत महत्वपूर्ण है जुरिडिक्शन को क्रिएट करने के लिए। पहला तो उन्होंने सेक्शन 179 ऑफ द सीआरपीसी को कोट किया जो कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन बताता है, और सेक्शन 181 सब क्लास 4 को कोट किया जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जुरिडिक्शन कहाँ होगा इसको बताता है। इन लीगल इश्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डील किया इसको हम आगे देखेंगे अभी। उसके बाद आप देखें कि जो स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर हुए, उन्होंने अपने आर्गुमेंट में वही सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि एडीआर के रूप में, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इसको दर्ज कर लिया था अंडर सेक्शन 174, इसलिए जो प्रोसीडिंग मुंबई पुलिस कर रही थी इंक्वायरी की वो अपनी जगह सही थी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, कंप्लेनेंट को ये चॉइस नहीं होगी कि वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को चूज़ करे। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि दो स्टेट की लड़ाई में कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर जो है यूनियन का वो प्रभावित होता है, इसलिए मुंबई को ही इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट करने का अनुमति देना चाहिए और जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई थी उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए मुंबई में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट हम इसको डिस्कस करेंगे जो कि तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अपीयर होते हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता ने अपने आर्गुमेंट कैसे प्लेस किए ये आपको देखना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः हम ये सोचेंगे कि क्योंकि ये घटना मुंबई में घटित हुई थी इसलिए क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से जो जुरिडिक्शन है मुंबई पुलिस का बनता है। लेकिन मिस्टर तुषार मेहता ने अपने आर्गुमेंट को प्लेस करते हुए सबसे पहले ये कहा कि एफआईआर जो दर्ज हुआ था वो केवल पटना में दर्ज हुआ था, इसलिए मुंबई में कोई केस जो है पेंडिंग ही नहीं है, तो ओनली केस इज़ रजिस्टर्ड एट पटना, उन्होंने ये कहा।
और जो 2 केसेस के लंबित होने की बात है वो अपने आप में सही नहीं है, इसलिए सेक्शन 406 में कोई केस बनता ही नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि क्योंकि दोनों स्टेट की पुलिस, ये बात मीडिया में भी बार बार आ रही है कि एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित हो रही हैं, इसलिए इस मामले में एक सेंट्रल इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन का होना आवश्यक है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इसमें ऑलरेडी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी जो है अपनी तहकीकात जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं उनको लेके कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 406 ऑफ द सीआरपीसी में सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफ़र पिटीशन डाला गया है वो मेंटेनेबल नहीं है, और पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो जस्टिफाई है, और उसके बाद जो सीबीआई को केस सुपुर्द किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अपने आप में उचित है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने आर्गूमेंट को प्लेस किया और एक लीगल पोजीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी, जो अपने आप में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना और इसी के अकॉर्डिंगली अपना ऑर्डर किया। उसके बाद ये जो आर्गूमेंट हुए उसके बाद कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें कोर्ट ने माना कि क्योंकि 7th शेड्यूल में पुलिस जो है स्टेट के सब्जेक्ट मैटर में आती है, इसलिए सामान्यतः जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो लोकल पुलिस का ही होता है जो उस स्टेट को बिलोंग करती है। इसलिए इस मामले में मुंबई को सामान्यतया जो है वो जाता है इन्वेस्टिगेशन का। कोर्ट ने ये भी कहा कि सीबीआई इंक्वायरी जो है इन जनरल नहीं होती है, वो एक्सेप्शनल केसेस में होती है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है इन दी इम्पार्शियल वर्किंग ऑफ द स्टेट एजेंसीज, कोर्ट ने ये कोट किया कि पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इम्पार्शियल वर्किंग ऑफ द स्टेट एजेंसीज जो है वो मस्ट है, वो एक ऐसा फैक्टर है, उसको देखा जाएगा जब किसी केस को सीबीआई के समक्ष सुपुर्द किया जाएगा। इसको एक महत्वपूर्ण फैक्टर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना। इसलिए जब भी कभी कोई ऑफेंस होता है, कोई गलत घटना होती है, तो पब्लिक का अपना आवाज़ उठाने का जो उसका दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो किस हद तक जिसके विरुद्ध ये ऑफेंस हुआ है उसको हेल्पफुल हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। तो अपनी आवाज़ को उठाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ऑफेंस के अगेंस्ट। इसी केस में जो पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, उसमें एक केस जो है अर्नव रंजन गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात कही। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक्यूज्ड के पास ये चॉइस नहीं होगा कि वो चूज़ करे कि कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी किसी ऑफेंस को। इस ऑब्जर्वेशन के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 4 इशूज़ फ्रेम किए जो डिसाइड होने थे। पहला इशू तो ये था कि इस कोर्ट को सेक्शन 406 में किसी एफआईआर को ट्रांसफ़र करने का पावर है कि नहीं, क्योंकि धारा 406 जो ट्रांसफ़र की बात करती है वो कहती है कि केस और अपील, तो इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करने का पावर धारा 406 सीआरपीसी में है या नहीं, पहला इशू ये था। दूसरा इशू ये था कि जो प्रोसीडिंग धारा 174 में मुंबई पुलिस कर रही थी उसको इन्वेस्टिगेशन माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया वो विद इन जुरिडिक्शन था या नहीं, और अकॉर्डिंगली जो बिहार ने, स्टेट ऑफ बिहार ने सीबीआई को केस सुपुर्द किया वो विद इन जुरिडिक्शन है या नहीं। चौथा जो था, जो आखिरी इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम किया कि सिंगल जज का पावर धारा 406 सीआरपीसी के अंतर्गत क्या है, उस स्कोप को डिस्कस करने की बात की। तो 1 बाय 1 हम उन इश्यूज़ को लेते हैं कि कोर्ट ने उसको कैसे तय किया। सबसे पहला इशू था जो ट्रांसफ़र पावर था अंडर सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट का,
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो इसकी हेडिंग भी धारा 406 की बताती है कि ओनली केसेस एंड अपील नॉट इन्वेस्टिगेशन कैन बी ट्रांसफर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट धारा 406 का पावर इन्वोक करते हुए ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। दूसरा इशू ये था कि सेक्शन 174 ऑफ द सीआरपीसी का क्या स्कोप है और ये इसको इन्वेस्टिगेशन माना जा सकता है कि नहीं। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने तय करते हुए एक केस भी कोर्ट किया, मनोज कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जो सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। और इसमें ये कहा कि जो धारा 154 में इन्वेस्टिगेशन होता है उसके इक्विवेलेंट धारा 174 की इंक्वेस्ट या इंक्वायरी को नहीं रखा जा सकता है और ये दोनों डिफरेंट हैं। स्कोप जो है धारा 174 के इंक्वेस्ट का और धारा 154 के इंक्वायरी का अलग अलग है, दोनों को समान नहीं माना जा सकता है। उसके बाद जो इशू एक फ्रेम हुआ था वो था पटना का जुरिडिक्शन, जो पटना में एफआईआर दर्ज हुआ वो विद इन जुरिडिक्शन था या नहीं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन आए जो कि हमें समझना चाहिए। सबसे पहला तो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का ये आया, जो उन्होंने एक केस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का ये केस है उसको कोट करते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद किसी भी केस को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, उसके जुरिडिक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में भी जहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था उसके बाद उसमें ट्रांसफ़र का या उसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है या नहीं है ये तय करने की किसी अनिवार्यता से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ये कहा कि इसको फर्दर डिसाइड किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद हम इस इशू को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था या नहीं, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि जहाँ पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो धारा 154 में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वहाँ पे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन था या नहीं था। उसके बाद सेक्शन 178 को भी कोर्ट ने कोट किया कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे कोई ऑफेंस पार्टली एक जगह पे और पार्टली किसी दूसरी जगह पे कारित किया जाता है तो धारा 178 सीआरपीसी ये कहती है कि दोनों में से किसी भी जगह पे जुरिडिक्शन होता है और एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो सेक्शन 178 ऑफ द सीआरपीसी को भी कोट किया। दूसरी बात फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉज ऑफ एक्शन सिविल कोर्ट में हम देखते हैं, जब हम सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन देखते हैं तो हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं और जब क्रिमिनल में देखते हैं तो हम कहते हैं कि ऑफेंस कहाँ कमिट किया गया, उस आधार पे हम लोकल जुरिडिक्शन को तय करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में भी इम्पॉर्टेंट होता है जब हम जुरिडिक्शन को देखते हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन केवल सिविल मैटर में ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो क्रिमिनल मैटर में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ऑफेंस थे जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था तो उसमें कोर्ट का ये मानना था कि जो रिकवरी अगर कोई मनी की होती है तो लीगल एयर जो है डिसीज्ड के फादर जो कि मिस्टर के सिंह हैं वो हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट ने जुरिडिक्शन को तय किया कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस हैं उसमें जो जुरिडिक्शन है वो इस तरीके से देखा जाएगा। इसमें एक केस भी कोर्ट ने कोट किया, आसित भट्टाचार्य वर्सेस हनुमान प्रसाद, जो 2007 का सुप्रीम कोर्ट का केस था, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में जुरिडिक्शन कहाँ बनता है इसके बारे में बताया गया। इसी से रिलेटेड एक सीआरपीसी में स्पष्ट प्रोविज़न भी किया गया है, सेक्शन 181 सब क्लास 4। वो कहता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो मामला है तो ये प्रॉपर्टी अगर रिकवर होती है या ये पैसा अगर रिकवर होता है तो ये कहाँ जा रहा है ये महत्वपूर्ण है जुरिडिक्शन को तय करने के लिए। तो ये पैसा अगर इस इंस्टेंट केस में हम देखें तो निश्चित रूप से जो उसके लीगल एयर थे, डिसीज्ड के फादर थे, जो कि काउंसिल ऑफ मिस्टर के सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी भी कि लीगल एयर जो हैं डिसीज्ड के फादर हैं,
इसलिए इस तरह के जो इकोनॉमिक ऑफेंस के आधार पे जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें जुरिडिक्शन जो बनेगा वो पटना का बनता है। उसके बाद एक और केस इसमें कोर्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, रसिक लाला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। उसमें कहा गया कि टेरिटोरियल ग्राउंड पे कोई भी पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन से मना नहीं करेगा। तो इन सारे इश्यूज़ का मतलब ये है कि अगर कहीं कोई ऑफेंस क्रिएट हुआ है तो हम उसके जुरिडिक्शन के इशू में फंस के जो क्रिमिनल एक्शन शुरू होता है अगेंस्ट ऑफेंस उसको रोकेंगे नहीं, वो चलता रहेगा, भले उस पर्टिकुलर थाना को उसका जुरिडिक्शन इंक्वायरी करने का हो या नहीं हो। उसके बाद जो आखिरी इशू आता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जस्टिफाइड है या नहीं। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए सेक्शन 6 जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट का ये प्रावधान करता है कि जो कंसर्न्ड स्टेट है उसको अपनी परमिशन देनी होगी किसी भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए। लेकिन इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे न्यायालय चाहे, और ख़ास तौर से आर्टिकल 226 का जुरिडिक्शन इन्वोक करते हुए यदि न्यायालय किसी सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड करती है तो किसी ऑर्डिनरी लॉ के आधार पे जो न्यायालय का इनहेरेंट पावर है उसको रोका नहीं जा सकता है, और न्यायालय ऐसे मामलों में सीबीआई इंक्वायरी की रिकमेंडेशन कर सकती हैं और ये जस्टिफाइड है। उसके बाद कोर्ट ने आर्टिकल 142 के भी बारे में बताया कि जहाँ पे भी कंप्लीट जस्टिस की बात आती है तो ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं, जो उनको इनहेरेंट पावर है आर्टिकल 142 में, उसका प्रयोग करते हुए कंप्लीट जस्टिस के लिए जो भी उपाय करने होंगे वो करेंगी। इसमें एक केस भी कोर्ट किया जो जिस पे रिलाई किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मोनिका कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को। तो कोर्ट का ये कहना था कि टू इंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट को ये पावर है कि वो आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए, अपने इनहेरेंट पावर को यूज़ करते हुए कोई भी उपाय करे। तो इस केस के डिटेल्स को हमने देखा कि किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को कोर्ट ने कंसीडर किया। दूसरी बात कि आर्गुमेंट कैसे पुटअप करते हैं ये भी हमारे जो सीनियर काउंसिल्स हैं उन लोगों ने बताया कि आपको अगर जस्टिस किसी को दिलानी है तो हमारा लॉ जो है कितना फ्लैक्सिबल है, और जो नीड ऑफ द आवर है उसको देखते हुए उसका इंटरप्रिटेशन कितने तरीके से किया जा सकता है। जैसे इस मामले में सामान्यतः हम देखते, या जो विधि का सामान्य जानकार है वो यही सोचता कि क्योंकि ये घटना मुंबई में कारित हुई थी इसलिए जो है जुरिडिक्शन मुंबई पुलिस का बनता है, और पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है वो गलत दर्ज किया है। लेकिन जो लीगल लिटरेचर हैं उनको स्टडी करके हम किस तरह से जस्टिस दिला सकते हैं किसी भी एग्रीव्ड पर्सन को, ये केस ये साबित करता है। तो इस तरह से ये आज की चर्चा हुई, और इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे फिर किसी नए चर्चा पे आप सबके साथ जुड़ूंगा। और आखिरी में एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने जब लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुत्रियों के अधिकार के बारे में, तो उसमें मैंने यूपी रेवेन्यू कोड का रेफरेंस दिया था, जहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि मैरिड डॉटर जो है वो अनमैरिड डॉटर के बाद में आती है, यानी मैरिड डॉटर को पुत्र के बराबर अधिकार नहीं है, जबकि अनमैरिड डॉटर को पुत्र के बराबर अधिकार दिया गया है। लेकिन स्लिप ऑफ टंग के कारण आखिरी में मैंने जो है अनमैरिड डॉटर की जगह मैरिड डॉटर कह दिया था। तो जो इस तरह की गलती है मेरे एक व्यूअर ने उसको क्लियर किया, मैं उनको अप्रिसिएट करता हूं, और मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप लोग भी इन चीज़ों को ध्यान रखें, और ख़ास तौर से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास अपना बेयर एक्ट होना चाहिए, और कोई भी अथेंटिक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। और ये सब डिस्कशन हम इन चीज़ों को समझने के मात्र के लिए करते हैं, और ये अथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है।
इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अपने साथ ज़रूर रखें। और इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई विधिक चर्चा के साथ। नमस्कार।